तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस लेक्चर। मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए लेक्चर आने को। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें पूरी मेरी गलती भी नहीं है। मैं हम बना रहे थे ये सब कुछ। अ, मैंने पहले भी ग्रुप में बोला था कि यार चीज़ें हमारे लिए भी बहुत नई हैं, तो सब कुछ अरेंज करना, टेक्निकैलिटी हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, करना तो है। तो अभी भी मैंने ये जो लेक्चर अभी आपको बना रहा हूँ, इसको बनाने के लिए मेरे को 2-3 घंटे लग गए और वो सेव ही नहीं हो पाया और सब उड़ गया। तो अब मुझे ये दोबारा बनाना पड़ा और दोबारा जाके ये सब कुछ करना पड़ा, तो पूरी मेरी गलती भी नहीं है। शायद सिचुएशन ही हमारे फ़ेवर में नहीं है। लेकिन एनी हाउ, अब ऑफ़िशियली हम शुरू कर रहे हैं, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। ये हिस्ट्री की सीरीज़ होगी, हम हिस्ट्री अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई परेशानी ना हो। देखो, पीडीएफ्स मैंने आपको पहले डाले हैं, थोड़ी डेटलाइन ताकि आप थोड़े फ़ैमिलियर हो जाएँ हिस्ट्री के साथ। लेकिन मेरा एम था कि आपको इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाए ताकि जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि देखो, किसी भी हालात में आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को रट नहीं सकते हो या पूरी की पूरी हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन अपने साथ नहीं ले जा सकते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ताकि आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाओ। अगर आप वहाँ पे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैं ये पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूँगा और जो मैं पढ़ाऊँगा भी, इसको भी डाल दूँगा। आपका मन है, चाहे आप जैसा मर्ज़ी वैसे यूज़ करो इसको। और फिर इस वीडियो को देखो और अपने साथ पीडीएफ भी रखो, प्रिंट निकाल के या सॉफ्ट कॉपी। और मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, तुम बस रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम्हें ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और हम ईज़िली कर देंगे। इस पूरे लेक्चर सीरीज़ से तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें एक तो जानने को मिलेगा कि मुझे कौन-सी इन्फॉर्मेशन छोड़नी है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है। वही सबसे बड़ी विडंबना बच्चों के लिए होती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। वो पूरी की पूरी रटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? हम कम से कम इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें मैं जो भी काम देता हूँ, तुम वो तो कर रहे हो एटलीस्ट, ठीक है? बाकी जितना भी रटाना है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं करवा दूँगा, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये कंटेंट है। अ, एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। मैंने एक ग्रुप में डाली हुई थी पीडीएफ, उसमें था थोड़ा बहुत इसके बारे में, डेटलाइन थी, आई होप तुम लोगों ने वो पढ़ी होगी। देखो, सबसे पहले स्टोन एज है ना, जो स्टोन एज फर्दर डिवाइडेड है एक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। लिथिक का मतलब होता है आयरन, स्टोन। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। पैलियो का मतलब होता है पुराना, मतलब जहाँ पर स्टोन टूल्स बनाए जा रहे थे, लेकिन वो बहुत रफ टफ, बहुत ही मतलब इतने एक्यूरेट नहीं थे। तो उस एज को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। फिर मेसोलिथिक, मतलब थोड़े और एडवांस हो गए हैं, लेकिन अभी भी उतने अच्छे नहीं है। फिर आता है नियोलिथिक, या इसको माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक मतलब अब जो स्टोन टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, छोटे-छोटे काम हो सकते हैं, बहुत प्रिसिजन के साथ काम हो सकता है। फिर एक और एज आती है स्टोन एज में, उसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर प्लस लिथिक का मतलब होता है, मैंने तुम्हें बताया, स्टोन। तो कॉपर प्लस स्टोन एज, जहाँ पर कॉपर और स्टोन के टूल्स या चीज़ें यूज़ हो रही थी, उसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। ठीक है? आई होप ये सब क्लियर है। आगे देखते हैं। ओके, अब देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हम उसको सीधा छोड़ देंगे। बोलता है जो एज है उसको डिवाइड किया था थॉमसन ने, इतना सा आपको याद रखना है कि जो स्टोन एज है उसको, या जो एजेस हैं हिस्ट्री में, उसको डिवाइड किया है, चाहे आयरन एज, स्टोन एज, आयरन ब्रोंज एज, इनको थॉमसन ने करा था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिलता है और इंडिया में मिलता है तुम्हें आदमगढ़ में। ठीक है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मेसोलिथिक, आदमगढ़। इतना याद है? क्लियर है? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रॉन बोन के ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं क्या, गहने वगैरह यार, ये भी सबसे पहले तुम्हें मेसोलिथिक एज में ही शुरू हो गया था। और कहाँ पर मिलता है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है।
ठीक है? उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ केरल्स, केरल तुम्हें पता होंगे। सबसे पहले हमें एविडेंस नियोलिथिक एज में मिला था और सबसे पहले जो एविडेंस मैन का, इंसान के होने का मिला था हमें, वो मिला था नर्मदा वैली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट केरल जो यूज़ करी है मैन ने, वो बार्ली था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है? अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर भी हमें लाहौर देवा में मिलता है, या अब इसका एग्ज़ैक्ट नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही रटना है। अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा काम। चालकोलिथिक एज मैंने बता दिया, कॉपर एज होता है। फिर उसके बाद ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद भीमबेटका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जो जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज से आती है, मतलब मेसोलिथिक से शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो रॉक के पेंटिंग्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। मोस्ट रॉक कट शेल्टर पेंटिंग्स, शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, और पेंटिंग्स आपको जहाँ पे मिलती हैं वो भी भीमबेटका है। ये याद रखना कि एंशिएंट इंडिया से कुछ पेंटिंग से रिलेटेड कुछ आया है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सीधा भीमबेटका टिक कर दो। 90% चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अ, यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं उनको अजंता पेंटिंग्स कहा जाता है, ठीक है? मतलब अजंता एक और साइट है जहाँ पर पेंटिंग्स हैं। ओके, भीमबेटका ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भीमबेटका में मिलती हैं हमें। भीमबेटका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना सा बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद जो स्केलेटन मिलते हैं हमें के डॉग के ह्यूमन के साथ एक बुरियल में, वो बुरजोहम में मिलते हैं। क्योंकि बुरजोहम जे-एंड-के में है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? पिट ड्वेलिंग पिट के एविडेंसेस भी हमें बुरजोहम में मिलते हैं, तो ये भी तुम्हें याद रखना है अपने साथ, ठीक है? उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बताओ, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, क्या ये सब याद है? कुछ नहीं, मैंने बहुत छाँटा है तुम लोगों के लिए, ठीक है? एक बार इसको सुन लेना, हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये एक प्रोटो हिस्टोरिक एज है। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया। देखो, हिस्ट्री जो है ना वो डिवाइडेड है। एक तो हिस्ट्री होती है और एक होती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब व्हेन एंड व्हेन ह्यूमंस स्टिल नॉट डेवलप्ड स्क्रिप्ट। जब इंसान ने अभी भी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को डेवलप नहीं करा था, मतलब हमें उस हिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है? और जब हमें रिटन में रिकॉर्ड मिलते हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री होता है इन दोनों के बीच में फ़ेज़, जहाँ पर इंसान ने अभी हाल ही में स्क्रिप्ट या लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू किया है। तो उसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइज़ेशन वही है। हड़प्पन सिविलाइज़ेशन एक नॉन आर्यन सिविलाइज़ेशन थी, ये बात सही है यहाँ पर, लेकिन जो रीज़न दिया है वो गलत है। उसके बाद चाचनामा एक बहुत इम्पोर्टेंट मुस्लिम क्रॉनिकल है। उसमें लिखा है कि जो इंडस इंडस मतलब इंडियंस जो लोग हैं, उनको जो कंट्री है उसका जो कैपिटल है वो ये थी। अब क्योंकि चाचनामा में लिखा है तो कुछ क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो इसलिए मैंने इसको हाइलाइट कर दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलता है डिफरेंट थी वैदिक सिविलाइजेशंस, क्यों? एक तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक, तुमने कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट देखी है? जाके देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है। और हमारी जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक नहीं होती है, वो साउंड पे बेसिस होती है। ठीक है? उसके बाद आयरन भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो वैदिक सिविलाइजेशन से हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग कर देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने कट कर दिया, सीधा छोड़ो इसको। अर्लीएस्ट जो सिल्वर के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, वो भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। जो कलर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कलर वाला, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो क्वेश्चन पूछते हैं उन पे मेरा भरोसा नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस पे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना कि कलर जो यूज़ हुआ था हड़प्पन पॉटरी में, वो रेड था। आइडल वर्शिप भी उस टाइम पर थी, ठीक है? और हम इसको कह सकते हैं कि आइडल वर्शिपिंग जो थी, वो एक प्री आर्यन है, ठीक है? मतलब शुरू हो गई थी आइडल वर्शिपिंग उस टाइम पर। मदर गॉडेस के हमें एविडेंस मिलते हैं, पशुपति महादेव के मिलते हैं, ठीक है? ये सब कुछ। और एक और बात, जो काऊ है वो सील्स पर तुम्हें रिप्रेज़ेंट नहीं मिलती, मतलब जितनी भी सील्स हमें मिलनी है, उनमें से एक पर भी काऊ का जो इमेज है वो नहीं मिलती है, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए।
उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ ये देखो, ये कुछ साइट्स हमारे पास दी हुई हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे। लोथल में डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड कहाँ क्या होता है? जहाँ पर शिप्स को डॉक किया जाता है। कालीबंगन मोस्टली मोस्टली जो कालीबंगन फेमस है वो है खेती के लिए, कि यहाँ पर हमें फार्मिंग के एविडेंसेस मिले हैं। धोलावीरा धोलावीरा में हमें गेट मिलता है एक बहुत बड़ा, ठीक है? उसके बाद बनावाली में हमें प्लाव मिली है और वो भी टेराकोटा वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है, टेराकोटा की प्लाव मिलती है हमें, ठीक है? उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना एक बार। ये लिखा हुआ है कालीबंगन का, ओके। मोहनजोदारो में हमें डांसिंग गर्ल मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन-सा शहर जो है वो किस रिवर के किनारे पर है। हड़प्पा रावी के है, हस्तिनापुर गंगा के। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, नहीं पूछा जाएगा। ये भी नहीं है। कालीबंगन घग्गर के किनारे और लोथल जो है सतलुज के किनारे और ऊपर का कुछ दिया नहीं है। तो 2-3 इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदारो इम्पोर्टेंट है, कालीबंगन इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा इम्पोर्टेंट है। इनका पूछा जा सकता है आपसे कि किस रिवर के बैंक पर है, ठीक है? बुर्ज-ओ-हम मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर में है। एक काम करो, जम्मू कश्मीर में जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं या जितनी भी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, उनको निकाल कर अपने पास रख लो। इम्पोर्टेंट है, काम आएँगी, ठीक है? उसके बाद घानेश्वर घानेश्वर जो है वो एक चालकोलिथिक कल्चर है, ठीक है? चालकोलिथिक मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है। मतलब एक एक और बात बतानी भूल गया मैं तुम्हें, जो हड़प्पन कल्चर है वो ब्रोंज़ है, ब्रोंज़ एज है। क्या है? ब्रोंज़ एज लिख देता हूँ। ब्रोंज़ कल्चर है, हड़प्पन कल्चर चालकोलिथिक कल्चर नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो ट्री हमें सील्स पर मिलता है वो पीपल है। ऑब्वियसली पीपल बहुत ही हाइली रिस्पेक्टेड ट्री है इंडियन कल्चर में बहुत पहले से। ग्रेट बात आपको मोहनजोदारो में। ये याद रखना कि अगर कुछ पूछा गया ना कि ये किस जगह पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है, अगर उसमें मोहनजोदारो तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है तो उसको टिक कर दो क्योंकि मोस्टली वही आंसर होगा। मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है, तुम्हें आंसर नहीं पता है, मोहनजोदारो टिक कर दो। मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा। ये तुम्हें मैंने बता दिया है कि अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज का सिविलाइजेशन थी ये। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। ये देखो, ये साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बस मुझे याद दिलाना। मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेजूँगा, उसके अलावा तुम्हें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ग्रुप में याद दिलाना है ये सब। ठीक है? उसके बाद बोलता है पाकिस्तान में जो साइट्स हैं हड़प्पा की, एक मोहनजोदारो, एक हड़प्पा, दोनों इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, अभी पाकिस्तान में, तुम्हें ये पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टेराकोटा टेराकोटा का मतलब होता है, जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको टेराकोटा बोला जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, कहाँ पे मिलता है हमें? बनावली में। उसके बाद ये जो मॉडल्स हमें मिल रहे हैं बोट्स के बने हुए, मोहनजोदारो और लोथल में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? जो भी है, देख लेना इसको। और और क्या था? हाँ, बोलते जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो है कि वहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स हमें मिलती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी ये पूछ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें पेपर में कि कौन-सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है। मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेजूँगा, उसमें सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स होंगी। उनको बस एक बार याद रखो, उसके अलावा जो-जो साइट तुम्हें नहीं दिखती उसमें, उसको टिक कर दो। सिंपल सी बात है। उसके बाद बोलता है लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट इंडिया में मिलती है वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी-अभी एक डीएनए की टेस्टिंग हुई थी। क्या हुई थी? डीएनए की टेस्टिंग। उसमें देखा गया था कि क्या जो हड़प्पन पीपल थे, क्या वो आज के लोगों के साथ उनका डीएनए मिलता है? और उनका डीएनए मिला था। और इसकी वजह से जो आर्यन और प्री आर्यन की जो थ्योरी थी वो भी बस्ट हो गई थी। आर्यन इन्वे आर्यन इन्वेजन वाली। ठीक है? उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलता है कौन-कौन सी रिवर्स के किनारे पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है, तो ये तुम्हें याद रखनी है, झेलम, चनाब और सिंधु। ये लोग पूजा करते थे, मोस्टली एनिमिस्ट कल्चर थे। एनिमिस्ट कल्चर का मतलब होता है जो नेचर के वर्शिपर्स होते हैं। मदर गॉडेस मिलता है, पशुपति महादेव की सील मिलती है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तुम याद रख लो। एक बार देख लेना इसको। उसके बाद जो डिस्कवरी थी, एक्सकवेशन जो किया जिस इंसान ने या डिस्कवर किया हड़प्पा और सिविलाइजेशन में, उसमें जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल था और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नेम इसको दिया है, इंडस वैली
सिविलाइज़ेशन जो नेम था वो सर जॉन मार्शल ने ही दिया था। तो ये एक और फैक्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है? बोलता है 2 इंडियन जो बहुत इम्पोर्टेंट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एक तो राखलदास बनर्जी थी जिन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था और दूसरे थे दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ये साइट्स हैं और इनको डिस्कवर करने वाले इम्पोर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। ठीक है? कर लोगे ये वाला? खुद पढ़ लेना। पढ़ना ही है, याद रखना है बस। उसके बाद आता है हमारा बोलता है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन-सी चीज़ इंडिया में पहले हुई है। अर्बन कल्चर्स पहले आए हैं, आयरन पहले आयरन प्लाउ आयरन की हल जो है वो पहले आई है, ये पंच मार्क्ड कॉइन्स पहले आए हैं, ये गोल्ड कॉइन्स पहले आए हैं। तो ये पूरा तुम्हें क्रोनोलॉजी दी हुई। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है? फर्स्ट मेटल जो यूज़ इंसानों ने करी है वो कॉपर है और फर्स्ट जो फैब्रिक है वो है कॉटन है, ठीक है? याद रखना वो भी। स्केल हमें मिलता है लोथल में, उसके बाद मेटल जो थी हड़प्पन जिसके बारे में नहीं जानते थे, वो आयरन है, ठीक है? ओके आगे देखो बोलता है इसमें से कौन सी जो साइट है वो घग्गर रिवर के किनारे एक और घाघरा है घाघरा जो है ना वो बहती है उत्तर प्रदेश के आसपास तो तुम्हें मैप पता है तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी अगर ये इंडिया का मैप है तो इंडिया का अगर ये मैप है तो यहाँ पर कहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और घग्गर उत्तर प्रदेश यहाँ पे आता है तो घग्गर यहाँ कहीं बहती है ठीक है उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वहां पर रोड्स बने हुए थे अच्छे खासे और ड्रेनेज सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा था बोलता है एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर हमें धोलावीरा में मिलता है। धोलावीरा में मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा गेट मिलता है हमें। पुरानी-पुरानी फ़िल्मों में देखा होगा ना कि जैसे तुम सिटी के अंदर एंटर करते थे, तुम्हें गेट्स मिलते थे और यहाँ पर हमें गेट के एविडेंसेस मिले पत्थर के जो बहुत बड़ा गेट था। बाकी ये वही है साइट्स का, तो मैं तुम्हें बता दिया मैं तुम्हें साइट का एक फ़ोटो भेजूँगा, उसके अलावा तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सोनोली बोलता है एक क्या हरप्पन साइट इट्स नॉट एन हरप्पन साइट। सोनोली हाँ, सोनोली एक अभी-अभी साइट डिस्कवर हुई है, वैदिक साइट है ये, हरप्पन साइट नहीं है। ह्यूमन बरियल्स वहाँ पे हमें मिले हैं। कॉटन बोलता है फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि कॉटन वाज़ द फर्स्ट फैब्रिक जो यूज़ हुआ है इंसानों के द्वारा। ये बस वही है कि वो बहुत मेल और फीमेल डेइटी को पूजा करते थे, को पूजते थे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बुल आपको कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदारो में। ये बात याद रखना कि जब भी तुम्हें कुछ पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी चीज़ हड़प्पन सिविलाइज़ेशन की हमें कहाँ मिली है? और अगर वहाँ पर मोहनजोदारो का नाम लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर मोहनजोदारो होगा, ठीक है? उसके बाद बोलता है सील्स पर क्या-क्या डिपिक्टेड था, ये सब था और हमें कौन-सा एनिमल नहीं मिलता है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में एक लायन था और एक हॉर्स भी था, ठीक है? ये याद रखना, ओके? उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिविलाइजेशन बोलता है जो फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसी को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है हो गया उसके बाद फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन बोलता है जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप करा था वो सुमेरियंस थे ठीक है ये इतना सा याद रखना है बाकी इंपॉर्टेंट बाकी का बाद में पढ़ेंगे ठीक है समझ आई बस जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने तुम्हें बता दिए अब तुम्हें कुछ नहीं करना है मैं तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा तुम वीडियो को खोलो पीडीएफ को अपने साथ यूज करो चाहे इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करो या मैं प्लेन पीडीएफ भेजूँगा उसको यूज़ करो, उसका प्रिंट आउट निकालो। इस पीडीएफ से बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है हिस्ट्री का। बस भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है? आई होप यू एन्जॉय द लेक्चर और मिलते हैं अगली वीडियो में।